Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss air pollution, water pollution, land pollution, and conservation of nature. Obviously, for better life, human society is becoming more and more dependent on technology and industry. तो जहाँ पे भी लाइफ ईजियर होती जाती है तो वहीं पे ह्यूमन की जो कन्वीनियंट के लिए लाइफ ईजियर होती जाती है वहाँ पे ऑब्वियसली पोल्यूशन जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा. What is pollution? It is defined as any undesirable change in physical, chemical, or biological characteristics of air, water, and land that may harmfully affect living organisms and natural resources. तो पोल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंज आ जाता है, एयर की जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज आ जाए, वाटर की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाए, या लैंड की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में अगर कोई चेंज आ जाता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं. अब पोल्यूशन ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगी हमारे पास. एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और फिर हमारे पास है लैंड पोल्यूशन. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? Air pollution is the change of composition of air by addition of harmful substances. तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर या एयर के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस एड अप हो जाता है तो उसकी वजह से जो है उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. अब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्रीज से आ सकते हैं, या फिर कोई ऑटोमोबाइल गैस हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर मेटल हो सकता है. जाहिर है सारे जो है जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के वो ह्यूमन एक्टिविटी से ही रिलेटेड हैं. कि सपोज अगर ह्यूमन एक्टिविटी में कोल की बर्निंग होती है तो उससे लॉट ऑफ स्मोक जो है वो अपीयर होता है, या बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम होती है जिससे हमारे पास सल्फ़र वगैरह, सल्फ़र ऑक्साइड्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं. उसके साथ साथ हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और फिर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं. उसके साथ साथ मेटल के कुछ ट्रेसिस भी मौजूद हैं. अब उनके साथ साथ हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, फ्लोरीन वगैरह निकलते हैं. या फिर जो थर्मल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से फ्लाई ऐश वगैरह निकलते हैं, सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह निकलते हैं. या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ से कॉटन डस्ट निकलता है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स निकलते हैं, क्लोरीन वगैरह निकलता है, सल्फ़र निकलता है. या स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, फिनोल, साइनाइड वगैरह जो निकलते हैं तो उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है. एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? पहला जो इफेक्ट है वो स्मग फॉर्मेशन है. स्मग फॉर्मेशन में स्मग बनता है. स्मग कैसे बनता है कि कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम स्मोक कहते हैं. अब जो स्मग है उससे क्या होगा कि ये हैजर्डस है ऑब्वियसली, इससे एलर्जीज वगैरह हो सकते हैं. या फिर ये इसके अंदर जो है वो गैसेस, जो हाइड्रोकार्बन के जो गैसेस हैं वो फिर हार्मफुल हो सकते हैं. या इसकी वजह से जो है आपने डाउन में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है उसकी स्मोक की वजह से जो विजिबिलिटी है वो मुश्किल हो जाती है. विजिबिलिटी को ये अफेक्ट करता है. एंड अनदर इफेक्ट इज एसिड रेन ऑब्वियसली.
पोल्यूटेड जो एयर है उसके अंदर सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मौजूद होंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली एसिड रेन प्रोड्यूस होगा। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी प्रोड्यूस हो सकता है। और उसके साथ साथ वी हैव ओजोन डिप्लीशन, ये ओजोन को भी डिप्लीट कर सकते हैं। ओजोन, व्हाट इज ओजोन? ओजोन जो है वो O3 को कहा जाता है। जो अपर एटमॉस्फेरिक जो अपर लेयर है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है, वहाँ पे ये O3 मौजूद होता है, जो कि यूवी रेडिएशंस को ये फिल्टर करता है। ये ज़मीन पे आने से यूवी रेडिएशंस को ये बचा देता है। इस लेयर के अंदर आके यूवी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो यूवी रेडिएशंस अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस जो है वो कैंसर वगैरह कॉज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये ब्रेक डाउन क्यों होता है, इसके अंदर होल पड़ जाता है या ये ब्रेक डाउन हो जाता है O3 का जो लेयर है, ये एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFCs जिनको हम कहते हैं। ये CFCs जो है ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलते हैं। तो ये जो CFCs हैं ये ओजोन को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑब्वियसली जब ये ओजोन को ब्रेक डाउन करेंगे तो यूवी रेडिएशंस ईजिली वहाँ से गुजर के अर्थ तक पहुँच जाएंगे, जिसके रिजल्ट में ये हमारे स्किन के ऊपर जब पड़ते हैं तो स्किन डिसऑर्डर्स ये कॉज कर सकते हैं, या फिर कैंसर ये इवन कॉज कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो एफॉरेस्टेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम ट्रीज की प्लांटेशन हम कर सकते हैं। जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पे हम ट्रीज वगैरह अगर ग्रो करें तो उसकी वजह से भी जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये हो सकता है। और दूसरा हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस निकलते हैं उनको हम ऐसे डिवाइसेस में से गुजार सकते हैं, ऐसे फिल्टर्स में से हम गुजार सकते हैं कि पर्टिकुलर मैटर को रिमूव किया जा सकता है वेस्ट गैसेस में से। वेस्ट गैसेस रिलीज होने से पहले जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैटर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर्स और डिवाइसेस। तो जो ही इंडस्ट्रियल वेस्ट सब्सटेंसेस निकलेंगे तो उनको उन डिवाइसेस में से गुजारा जाएगा या उन फिल्टर्स में से गुजारा जाएगा जो कि ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करेंगे और बाकी के जो गैसेस हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। ऐसा हो सकता है। या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो लेड फ्री फ्यूल है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, या सल्फर फ्री फ्यूल जो है उसको हम कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोल इंडस्ट्रीज़ में से सल्फर ऑक्साइड जो है वो एज पोल्यूटेंट निकलता है। और फिर जो लेड के जो फ्यूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें से ये लेड एज टॉक्सिक मेटल जो है वो निकलता है। एंड व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? इट इज़ द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में एड अप हो जाता है जिसकी वजह से वाटर की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, इट इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। तो मेजर वाटर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो सेवेज वाटर है। सेवेज वाटर अगर नॉर्मल जो पीने का जो पानी है उसके साथ मिक्स हो जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है, ह्यूमन या एनिमल के जो वेस्ट सब्सटेंसेस उनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ह्यूमन या एनिमल वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनरिच होते हैं। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस उन वेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लार्ज पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रो कर सकती है। ऑब्वियसली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं जिसमें अल्कलीज, एसिड्स, डाइज वगैरह भी वाटर में शामिल हो सकते हैं, उस वजह से भी वाटर पोल्यूट हो जाता है।
और फिर जो ये वेस्ट सब्सटेंसेस ऑब्वियसली क्या करेंगे कि पीएच, जो वाटर का जो पीएच है उसको ये चेंज कर देते हैं। इवन जिसकी वजह से जब ये पानी इक्वेटिक लाइफ के पास चली जाती है तो वहाँ पे ये इक्वेटिक लाइफ की इवन डेथ भी कॉज हो जाती है पीएच चेंज की वजह से। और कुछ इंडस्ट्रीज में से हॉट वाटर भी रिलीज हो जाती है, जो कूलिंग प्लांट्स होते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज में कूलिंग प्लांट्स लगे होते हैं जो लार्ज स्केल पे कूलिंग करते हैं, तो वो गर्म पानी अपना वाटर के अंदर जो है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ जो है वो हॉट वाटर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर फ्लो कर सकती है किसी, या फिर कहीं से फिर वाटर की सीपेज वगैरह होती है, वहीं से ये इंटर हो जाता है वाटर के अंदर, और फिर वहाँ से ये फूड चेन के अंदर इंटर हो सकता है। क्योंकि वाटर में जब जाएगा तो कोई भी फिश जो है वहीं पे उस वाटर के अंदर मौजूद है, तो वो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर्स को के ऊपर जब फीड करेगा तो वो फिश की बॉडी में जाएगा, और फिर एक और जो सी जो ऑर्गेनिज्म है वो फिश को खा लेता है। तो इसी तरह फिर वो इवन ह्यूमन अगर उस फिश को खा लेते हैं तो ये ह्यूमन में भी आ जाते हैं। इस तरह से जो है ये फूड चेन का हिस्सा भी बन जाते हैं, और फिर वेरियस डिजीजेस भी ये इवन कॉज कर सकते हैं। और उसके साथ आपने ये चीज़ भी सुना होगा कि जो ऑयल टैंकर्स वगैरह जो है वो लीकेजेस उनकी होती है वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वो वाटर ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑयल जो है वो टॉप लेयर बनाता है वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वाटर के अंदर नहीं जा सकता, ऑक्सीजन की ब्लॉकेज हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर इक्वेटिक लाइफ की इवन ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम होगी, ख़त्म होगी, तो डेथ भी हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ हेवी मेटल्स, लेड, मर्करी, आर्सेनिक वगैरह भी वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। और हेवी मेटल्स वगैरह भी अगर पानी में मिक्स हो जाते हैं, अब वही पानी अगर हम पौधों को देते हैं, वेजिटेबल्स को देते हैं, तो वेजिटेबल्स के अंदर भी ये इवन उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करती है। और अगर ह्यूमन उन वेजिटेबल्स के ऊपर फीड कर लेते हैं तो उनके बॉडी में भी ये चले जाते हैं, और इवन कहते हैं कि ये केमिकल्स जो हैं ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, या नर्वस डिसऑर्डर्स भी ह्यूमन में ये कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्करी और लेड से जो है वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होती है, किडनी डिजीज कॉज होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी इवन कॉज हो सकते हैं। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? जो पहला इफेक्ट है that is eutrophication. What is eutrophication? Enrichment of water with inorganic nutrients, जिनमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स अगर वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद हों तो उनको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब जो सिवेज और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो, और साथ में इनऑर्गेनिक मटेरियल जब वाटर के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद होता है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि वहाँ पे एलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाटर में ज़्यादा हों और साथ में जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह ज़्यादा हों, तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो एलजी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिसको हम ये अगर एलजी एक्सेसिवली ग्रो कर जाता है उसको हम एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर लार्ज अमाउंट में या लार्ज एरिया तक जो है एलजी की ग्रोथ अगर फैल जाती है तो उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। तो एल्गल ब्लूम्स वहाँ पे मौजूद होंगे। अब उन एल्गल ब्लूम्स के साथ फिर डिकम्पोजर्स की नंबर इंक्रीज हो जाती है उसको डिकम्पोज करने के लिए, और जब ये डिकम्पोजर्स की नंबर ज़्यादा हो जाएगी तो ये डिकम्पोजर्स वाटर में से ऑक्सीजन को ये यूज़ करते हैं, एज रिज़ल्ट ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। और यही अल्गल ब्लूम्स की वजह से जो है दूसरा इसका जो साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि ये ऑक्सीजन को वाटर में इंटर होने से बचा देता है। तो इक्वेटिक लाइफ जितने भी पानी के अंदर मौजूद है उनको ऑक्सीजन
की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, या ऑक्सीजन वो डिफिशिएंट हो जाते हैं। वाटर में जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनकी इवन डेथ भी कॉज हो जाती है। तो इसके दो मेजर इफेक्ट्स हैं। एक तो डिकम्पोजर्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, या डिकम्पोजर्स की नंबर इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज ऑफ एल्गल ब्लूम्स। और दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो एल्गल ब्लूम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लॉक करते हैं कि ऑक्सीजन ईजली जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से वाटर के अंदर इंटर नहीं हो सकता। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। एज ए रिजल्ट उनकी इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। एंड सेकेंड वन इज फूड चेन कंटेमिनेशन। वाटर के अंदर अगर पोल्यूटेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली फूड चेन कंटेमिनेट हो जाएगा। कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट अगर काफ़ी टाइम के लिए वाटर में अगर वो स्टे कर जाता है तो एज रिजल्ट क्या होगा कि वो फिर फ्रॉम वाटर दे इंटर इनटू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ से फिर ये फिश अगर उसको फीड करता है तो फिश में जाते हैं, और फिर अगर ह्यूमन फिश के ऊपर फीड करते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये ह्यूमन के अंदर जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे डिजीजेस भी इवन ये कॉज कर सकते हैं। एंड अनदर इफेक्ट इज एपिडेमिक्स। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है वो जर्म्स की ग्रोथ को ये फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे पोल्यूटेड वाटर के अंदर जाहिर है जब जर्म ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो एज रिज़ल्ट कोलेरा वगैरह जो है वो कॉज ज़्यादा हो जाएंगे, और गैस्ट्रो जो डिजीज़ हैं उनके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। उनको सेंस होनी चाहिए या पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि जिसके थ्रू वो इन वाटर पोल्यूशन के जो डेंजर्स हैं उनका ज़्यादा केयर करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर। ऐसा कोई मेथड हो जिसके थ्रू के इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी में डालने से पहले उनको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट से गुजारने के बाद जो है इनको अगर पानी के अंदर डाल दें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एंड थर्ड वन इज लैंड पोल्यूशन। सॉइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट इज यू ऑल नो दैट सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स एज इट इज़ द बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर्स। इन रिसेंट टाइम सॉइल हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू पोल्यूशन। तो जब सॉइल के अंदर या लैंड के अंदर जब पोल्यूशन होगी तो ऑब्वियसली उससे प्लांट्स जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे अगर आप एग्रीकल्चरली पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो पेस्टिसाइड्स की वजह से भी वो केमिकल्स जो हैं वो काफ़ी टाइम तक सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, उससे भी सॉइल पोल्यूट हो सकता है। और उसके साथ साथ जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन जिसकी जो पीएच जो सॉइल का जो पीएच है उसको भी ये चेंज कराएगा। ऑब्वियसली एसिड रेन का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। जब ये सॉइल के साथ अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या करेगा कि सॉइल का पीएच चेंज करेगा, और जब सॉइल का पीएच चेंज होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कोई भी प्लांट ईजिली वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ जो है पॉलीथीन वगैरह जो है वो भी कहते हैं कि वाटर को वो भी ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल की कम हो जाती है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो केमिकल्स को डिस्पोज किए बगैर डायरेक्टली जो है वो वाटर में डाल देते हैं। और न्यूक्लियर वेस्ट सब्सटेंसेस जिनके अंदर इवन जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं, न्यूक्लियर जो वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो काफ़ी टाइम तक जो है वहाँ पे रहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते। तो इसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूट हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है जो ओपन लॉन्ड्री वगैरह करते हैं तो उस वजह से भी अगर आप डायरेक्टली जो है वो लॉन्ड्री का जो पानी है वो डायरेक्टली बाहर छोड़ देते हैं तो वो पानी के साथ मिक्स हो सकता है। एंड हाउ यू कैन कंट्रोल लैंड पोल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल वगैरह को रिकवर्ड या फिर रिसाइकिल हम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है जिसके थ्रू हम जो लैंड पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास फूड एज नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोल है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वाटर है आपके पास। तो ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, कुछ को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको वापस रिन्यू किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है दे इंक्लूड एयर जो कि हम इजीली रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं तो उनको वापस हम नहीं ला सकते हैं, वो बल्कि डिप्लीट हो जाते हैं। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो रिसाइकिल नहीं होते हैं। तो जब वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वी शुड एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ 3R। 3R हम कहते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। व्हाट इज रिड्यूस? We should use the natural resources less and should not waste them. कम यूज करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए, इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के वेस्ट वाटर हमें वाटर जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल वगैरह जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कि सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप रूम में नहीं है तो तब भी आप अगर लाइट ऑन रखते हैं, फ़ैन ऑन रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। जब आप रूम में ना हो तो उनको ऑफ कर लीजिए, उनको बंद कर लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसकी यूज़ को जो है वो रिड्यूस किया। ज़रूरत जब ना हो तो उस टाइम जो है इनको जो है आपने रिड्यूस करना है, आपने उनको कंजर्व करना है। और इसके साथ साथ अगर आप पानी की बात करें तो पानी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उसको खर्च नहीं करते हैं वाटर, तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फ्यूल को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ आप अपना गाड़ी यूज़ करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इनको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड रीयूज़, ऑब्वियसली जो चीज़ जो है वो रिसाइकिल हो सकती है तो उसको आपने रीयूज़ करना है, कि वी शुड नॉट थ्रो अवे मटेरियल सच एज ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर्स, क्लोथ्स वगैरह जो है उनको नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उनको डोमेस्टिक लेवल पे जो है उसको दोबारा रीयूज़ करना चाहिए। और जो हमारे पास रिसाइकिल है, ऑब्वियसली थर्ड इज़ रिसाइकलिंग मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं तो उनको हमने रिसाइकिल करना लाजमी है। एंड देन प्लान्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे प्लान्स बनाए हैं। कहते हैं कि 1992 में पाकिस्तान ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डेवलप किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करना और इनकी जो यूज़ ऑफ सोर्सेज हैं उसको इफ़िशेंटली यूज़ करना। उसके साथ साथ and then Federal Ministry of Government has launched the Natural Drinking Water and Sanitation Policy, इन्होंने डेवलप किया, जिसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर के लिए भी स्टोर करना। And in 2006, UNDP launched the project Mass Awareness for the Water Conservation and Management। अब इसका जो मकसद था उस ये कि कॉम्प्रहेंसिव लोगों को कॉम्प्रहेंसिव अवेयरनेस प्रोवाइड करना, कैंपेन्स चलाना कि वाटर की कंजर्वेशन आप कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ वाटर की जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो कैसे मुमकिन है। तो इसके ऊपर जो है इसका मेजर मकसद था। और स्कोप जो है सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट काम करता है गवर्नमेंट के साथ, जिसका मकसद
अवेयरनेस एंड रिसर्च फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना और लोगों को अवेयरनेस लोगों को अवेयरनेस देना कि किस तरह से जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बचा सकते हैं। एंड देन वी हैव WWF, ओल्ड नेम जिसका वर्ल्ड लाइफ फंड है, लेकिन अब इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहा जाता है। ये एक लार्ज प्रोजेक्ट है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ऊपर ये काम करता है और इसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं WWF ने, जिसमें अयूबिया नेशनल पार्क की कंजर्वेशन के लिए इन्होंने सब वाटरशेड मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अराउंड अयूबिया नेशनल पार्क इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और फिर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टट्ठा सिंध के अंदर जेट्रोपा एंड मेग्रूव्स की जो प्लांट्स है उनको इन्होंने इन्हांस किया है, उनकी ग्रोथ के ऊपर इन्होंने जोर दी है। और फिर हर पाकिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट एंड देन सेविंग वाटरलैंड स्काई हाई प्रोग्राम जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। वेटलैंड स्काई हाई प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाने के लिए, जो हाई एल्टीट्यूड के वेटलैंड्स हैं उनको बचाने के लिए इन्होंने प्रोग्राम किया। एंड देन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट ठट्टा एंड इंडस बसीन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। एंड आफ्टर फाइनली रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन, हिमालयाज के अंदर रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन के ऊपर इन्होंने काम किया है। Thank you so much for watching my video.